स्टूडेंट्स क्विज में अभी डिले है क्या कुछ? अभी काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। यस सर, वो 10:05 तक हो गया था एक्चुअली। पेपर थोड़ा सा लेट में पोस्ट हुआ है। थैंक यू।
स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 7. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 and this chapter is based on some additional instructions of data transfer and arithmetic and all other instructions because in the previous chapter we studied the programs related to normal instructions and we do not use instructions related to memory or related to the 16-bit data transfer or involvement of 16-bit data because we are having some instructions in which we can transfer 16-bit data also and perform operations from memory also. So these instructions were not included in previous chapter. तो अब यहाँ पर इस चैप्टर में उन इंस्ट्रक्शंस को भी यूज करेंगे एंड जो यूसेज है यूसेज बिल्कुल सेम है प्रीवियस की तरह ही बस लाइक जैसे जब हम लोग मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो हम लोग whenever we call a data from a memory location we use HL register pair to indicate memory location address and for that purpose we first load the address into HL register pair and because address is always 16-bit therefore we require 16-bit storage register and that is why we need to move 16-bit data into register like जैसे हमें 16-bit का data transfer करना है तो हम LXI H कॉमा और फिर 16-bit का address वहां पर मेंशन कर सकते हैं then we can only move a 16-bit address to HL pair and then we can call a data from memory location by using some instruction like mov a comma m or add m. This type of instructions can be used only after using this instruction with HL register pair. तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो टेक्निक्स हम लोगों ने वहां पर अभी नहीं स्टडी की बिकॉज वी वर स्टडीइंग सिंपल प्रोग्राम्स. So now in this chapter you will see the programs in which we will use this type of instructions also. So let us see an example like जैसे देखिए ये यहाँ पर कुछ instructions given हैं जो instructions हम लोग use कर सकते हैं. LXI RP use कर सकते हैं रजिस्टर पेयर को इमीडिएट डेटा से मूव करने के लिए लोड करने के लिए. तो 16-bit का इमीडिएट डेटा हम किसी भी रजिस्टर पेयर में लोड कर सकते हैं बाय यूजिंग LXI इंस्ट्रक्शन. ऐसे ही अगर हम एक बार LXI इंस्ट्रक्शन में मतलब लाइक जैसे यहाँ पर हम HL रजिस्टर पेयर को यूज करके उसमें 16-bit का डेटा मूव कर देंगे फिर हम MOV R, M यूज कर सकते हैं so that we can move data from memory to any of the register of microprocessor. Then accumulator को डायरेक्टली लोड करना हो गया एंड मेमोरी से किसी रजिस्टर में मूव करना हुआ तो इस तरह के ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे. लाइक जैसे ये एग्जांपल नंबर 7.2 है. ठीक है तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है. लेट अस सी figure 7.4 shows register contents and the instructions write instructions to load 16-bit number 2050 in the register pair HL using LXI and MVI opcodes and explain the difference between the two. मीन्स कि हमें क्या करना है हमें 16-bit का ये जो नंबर है इस नंबर को HL रजिस्टर पेयर में स्टोर करना है. अब इसको स्टोर करने के दो तरीके हैं.
व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज कि हम डायरेक्टली LXI H, 2050 यूज कर लेंगे. And what this instruction will do? It will load the HL register pair. And loading कैसे होगी? 50H L में जाएगा, means this 50H lower 8 bits and higher 8 bits will go to H register and movement हो जाएगा. मशीन कोड्स की बात करेंगे, LXI H के लिए 21 हेक्स कोड यूज होता है एंड देन फिर 50 लिखेंगे और 20 लिखेंगे, बिकॉज लोअर वाले को हम लोग पहले लिखते हैं, डेटा को मशीन में एंटर करते हैं. तो इस तरह से ये कंप्लीट डेटा ये मूव हो गया बाय यूजिंग LXI. अब the same task can be done by using MVI instructions also, but here what we will do, we will use MVI H, 20H. क्योंकि 20H को हमें H में मूव करना है, तो हम MVI से 20H इसमें यूज कर मूव कर सकते हैं एंड MVI का ही यूज करके 50H को L में मूव कर सकते हैं. एंड द सेम विल बी डन, H में 20 गया, L में 50 गया. आप देखिए जो टास्क हमने यहाँ परफॉर्म किया, सेम टास्क यहाँ भी परफॉर्म किया, लेकिन इंस्ट्रक्शंस हमने अलग अलग यूज की. अब डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? आप क्लियरली देख सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. लाइक जैसे मशीन कोड से आप सिर्फ और सिर्फ 3 मशीन कोड से इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, सिंगल लाइन ऑफ निमोनिक यूज करने की जरूरत है. In this case, you need to write 4 hex codes to enter the program, and you need to write 2 mnemonics, 2 line codes for transferring this data by using MVI instruction. This is the difference कि हम किस तरह से intelligently instructions को use कर सकते हैं. So we can easily identify कि क्या difference है. By using this instruction is better, because जब long programs हो जाते हैं then we need to shorten the program, and जितना हम कम से कम instructions लिखेंगे program उतना ही आपका efficient होगा, and it become easy to find out if there is any error. and जब भी आपको मशीन में प्रोग्राम को रन करना होगा then again आपको नंबर ऑफ हेक्स कोड्स का एंट्री करने पड़ेंगे. ये डिफरेंस आएगा यहाँ पर. तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, हमने जैसे लास्ट चैप्टर में इस तरह के प्रोग्राम्स किए थे कि हमने MVI इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से एंटर किया था, बिकॉज अब वहाँ पे हमने मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया था. बट इन दिस केस लाइक जैसे HL पेयर में हमें डेटा को लोड करना है, तो वी विल नॉट यूज दिस इंस्ट्रक्शन, वी विल यूज LXI इंस्ट्रक्शन. देन वी विल use we will call data from memory. Again same type का क्वेश्चन है. मेमोरी लोकेशन 2050 होल्ड्स डेटा बाइट F7H. मीन्स कि एक मेमोरी है, मेमोरी के इस एड्रेस में 2050 में जो डेटा स्टोर्ड है इट इज F7H. दिस इज डेटा एंड दिस इज एड्रेस. Write instruction to transfer the data byte to the accumulator using 3 different opcodes. तो ये 3 हमें यहाँ पर opcodes given है, इन तीनों का यूज करके हमें इस डेटा को मूव करना है accumulator में. तो तीनों ही इंस्ट्रक्शंस मूव कर सकती हैं डेटा को accumulator में. अगेन यू विल सी कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर मूव करेंगे. तो अगर हमें MOV इंस्ट्रक्शन यूज करनी है और मेमोरी से डेटा को मूव करना है, तो हम MOV A, M यूज करते हैं टू ट्रांसफर सम डेटा फ्रॉम मेमोरी टू एक्यूमुलेटर. बट अगर हम M का यूटिलाइजेशन कहीं पर भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट वी नीड टू स्टोर एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन इन HL रजिस्टर पेयर. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, LXI H यूज करना पड़ेगा, इसमें 2050 डालना पड़ेगा डेटा. तो ये हम हेक्स कोड्स लिखेंगे और ये 2 लाइन का प्रोग्राम लिखेंगे. जो टास्क गिवन है क्वेश्चन में इट विल बी कंप्लीटेड. देन सेकंड बात करें, अगर हमें LDAX यूज करना है, तो LDAX को भी हम यूज कर सकते हैं. तो LDAX B यूज करेंगे, बट उसके लिए हमें इसको B में सेंड करना होगा. एंड जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है इट इज LDA
तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन में हम डायरेक्टली यहाँ पर एड्रेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम LDA यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि दिस इंस्ट्रक्शन विल लोड द डेटा stored in this memory location directly to the accumulator. So by using a single instruction, we can move this data to accumulator. So here is the difference. Again, only 3 hex codes are used and 1 instruction is being used. And in both of these cases, we need to write 2 instructions, 2 lines of program, and 4 hex codes are used to enter the program. इसी तरह से आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम्स तो सेम उसी तरह के होंगे जैसा हमने प्रीवियस केस में स्टडी किए थे, बट डिफरेंसेस यहाँ पर इन्हीं सब चीज में आएंगे। तो चैप्टर को आप लोग स्टडी करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल सी। I'm moving to the next topic, which is counters and time delays. तो काउंटर्स एंड टाइम डिलेज हम लोग स्टडी करते हैं। तो काउंटर्स एंड टाइम डिलेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको आप लोग डेली लाइफ में इनके एग्जांपल्स देख सकते हैं एंड आप लोग यूज भी करते होंगे इनको, काउंटर्स एंड टाइम डिलेज को। तो लेट अस सी व्हाट काउंटर्स एंड टाइम डिलेज आर। तो these are the objectives and अगर हम काउंटर एंड टाइम डिलेज की बात करेंगे तो आप अगर कॉमन एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो कॉमन एग्जांपल है इसका वो ट्रैफिक सिग्नल्स, जहाँ पर काउंटर और टाइम डिलेज का इन्वॉल्वमेंट है। आप जब भी किसी रेड लाइट पे खड़े होते हैं, यू विल सी कि देयर इज अ काउंटर व्हिच इज काउंटिंग फॉर सम टाइम एंड इट डिपेंड्स अपॉन ट्रैफिक। एंड किसी भी आप अगर प्लेस पर हैं जहाँ रेड लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं तो वहाँ के ट्रैफिक के अकॉर्डिंग वहाँ पर टाइम डिलेज लगाए जाते हैं, काउंटर्स लगाए जाते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक है, काउंटर ज़्यादा टाइम के लिए होगा, कम ट्रैफिक है तो काउंटर कम टाइम के लिए होगा। तो से लाइक अगर 60 सेकंड्स का काउंटर कहीं पर लगा हुआ है एंड रेड लाइट जैसे ऑन है तो इट विल काउंट फ्रॉम 60, 59 एंड ये डाउन काउंटर होता है और जैसे ये 0 पे पहुंचता है ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। तो इस तरह से ये काउंटर्स एंड ये आपके ट्रैफिक सिग्नल्स में मिल गए काउंटर एंड टाइम डिलेज। देन डिजिटल क्लॉक्स में भी हैं। डिजिटल क्लॉक्स में हम लोग टाइमर का यूज करते हैं सो दैट कि वी कैन count time ki at what time is taken to complete a particular distance, like कि 2 किलोमीटर वॉक के लिए you will how much time will you take। तो for that purpose हम लोग stop watch का यूज करते हैं, तो that is a part of digital clock। तो इसी तरह से प्रोसेस कंट्रोल हो गए, सीरियल डेटा ट्रांसफर हो गया, ये सब चीजें भी हैं जहाँ पर हम लोग काउंटर एंड टाइम डिलेज का यूज करते हैं। So what is a counter? So a counter can be designed by loading an appropriate number into one of the registers and using INR और DCR instructions। तो जैसे ट्रैफिक लाइट का एग्जांपल दिया है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि एक कोई रजिस्टर ले लेते हैं
और उसमें हमने क्या किया कि हमने वहां पर लाइक 60 सेकंड का डिले है तो 60 को लोड कर दिया उस रजिस्टर में। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट का यूटिलाइजेशन करते हैं, और जो लूप चलता है वो क्या करता है, डिक्रीमेंट करता जाता है। डिक्रीमेंट किया एक का 59 डिस्प्ले किया, डिक्रीमेंट किया 58 किया डिस्प्ले किया, डिक्रीमेंट किया 57 किया डिस्प्ले किया। तो इस तरह से ये जो है एक काउंटर चलता रहता है, और जैसे ही ये 0 पे पहुंचता है काउंटर आपका स्टॉप हो जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। एंड अ लूप इज एस्टेब्लिश्ड टू अपडेट द काउंट। जैसे जैसा कि हमने आपको बताया कि एक लूप बना देते हैं जो कि वो काउंट को स्टेब्लिश करता रहता है। अगर आपने फॉर लूप या डू व्हाइल इस टाइप के लूप स्टडी किए होंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से लूप चलता है। हर एक बार जैसे ही लूप चलता है, आइदर वो इंक्रीमेंट के लिए या डिक्रीमेंट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और जो भी रजिस्टर यूज करते हैं उसमें हर बार हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते रहते हैं, एंड कंडीशन चेक करते रहते हैं कि आइदर जैसे 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो इट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट, इस तरह की कंडीशन लगा देते हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। देन टाइम डिलेज सिमिलर काउंटर की तरह। द प्रोसीजर यूज टू डिजाइन a specific delay is similar to that used to set up a counter. A register is loaded with a number depending upon a time delay required, and then the register is decremented until it reaches 0 by setting up a loop with conditional jump instruction. तो टाइम डिलेज में के केस में क्या है, जैसे अब काउंटर्स के केस में तो हमने काउंटर लगा दिया, काउंटर इज काउंटिंग, बट टाइम डिलेज के केस में हमें टाइम डिले कैलकुलेट करके टाइम डिले के अकॉर्डिंग लगाना होगा। लाइक जैसे अगर हमें 1 सेकंड करना है तो हमें लूप को एटलीस्ट 1 सेकंड तक होल्ड करके रखना होगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट आए। अदरवाइज प्रोग्राम को तो काउंट करने में लाइक जैसे हम अगर एक इंस्ट्रक्शन की बात करें तो शायद कुछ माइक्रो सेकंड का ही टाइम लग रहा है, अगर हमने लूप बना दिया तो सेवरल माइक्रो सेकंड्स में ही वो काउंटर को चेंज कर देगा। बट टाइम डिलेज के केस में हमें क्या करना है कि हमें particularly either for seconds or for minutes हमें टाइम डिलेज इंसर्ट करने। फॉर दैट पर्पज हमें लूप इस तरह से डिजाइन करना होगा कि ये लूप एटलीस्ट 1 सेकंड के लिए होल्ड करे, आफ्टर दैट वो नेक्स्ट पर जाए। तो उसके लिए हम टाइम डिलेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम डिजाइन करेंगे लूप्स को। तो दिस इज द फ्लो चार्ट कि हम किस तरह से काउंटर को डिजाइन करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है इट इज टू इनिशियलाइज अ रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर को हम इनिशियलाइज करेंगे किसी भी वैल्यू से। आप काउंटर बना रहे हैं मीन्स वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट करेगा, तो हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, या जिस भी नंबर से हमें स्टार्ट करना है वहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो लाइक 0 से स्टार्ट करना है तो हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया रजिस्टर को, एंड एक डिस्प्ले यूनिट लगा दी जिसपे कि हमने 0 को डिस्प्ले कर दिया। आफ्टर दैट फिर हम उसको अपडेट करेंगे। लाइक जैसे अब हमने 0 का एग्जांपल लिया तो अपडेट का मतलब हो गया कि हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। तो इंक्रीमेंट करेंगे तो इट बिकम्स 1, एंड देन वी विल चेक फॉर कंडीशन कि हाँ फाइनली हमें कितना मैक्सिमम काउंट करना है। अगर 100 तक करना है तो वी विल चेक कि काउंटर रीचेस 100 और नॉट। इफ इट डजंट रीच 100, नो हो गया, इट विल अगेन गो टू डिस्प्ले, इट विल डिस्प्ले द नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या हो गया था, 1 हो गया था, 1 को डिस्प्ले कर देगा, फिर अपडेट करेगा, वैल्यू 2 हो जाएगी, अगेन चेक करेगा, नो, फिर से ऊपर गया, डिस्प्ले करेगा 2, काउंटर अपडेट करेगा 3। इस तरह से चेक करता रहेगा जब तक 100 हो जाएगा। जैसे ही 100 होगा इट विल चेक इट इज 100, यस, तो आगे चले जाइए, अब वो डिस्प्ले नहीं करेगा, काउंटर क्लोज। ऐसे ही डाउन काउंटर कर रहे हैं, से हमने 10 इनिशियलाइज किया और डिस्प्ले कर दिया 10 को। अपडेट में क्या हम कर रहे हैं कि हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, उसको 9 किया, एंड वील चेकिंग की ये 0 रीच कर रहा है ये नहीं। विल चेक कंडीशन इट इज 0 और नॉट, नो, गो टू दिस स्टेप, इट विल डिस्प्ले 9, अपडेट करेगा काउंटर, उसकी वैल्यू करेगा 8, अगेन इट विल चेक 0, नो, इट विल गो टू दिस स्टेप, डिस्प्ले 8, काउंटर विल बिकम 7, अगेन चेक करेगा, और जैसे ही 0 हो जाएगा it will say yes, it is 0, and move forward, will not go to the display. So this is the way a counter is being designed and a simple flow chart. ठीक, अब हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक डिले रजिस्टर
दिया है उसको लोड किया, फिर डिक्रीमेंट किया और फिर 0 वैल्यू से चेक किया। तो हमने फाइनल काउंट क्या लिया, MVI C FFH ले लिया। अब FFH का मतलब हो गया कि हमने इसको फुल वैल्यू दे दी है, C को लोड कर दिया और उसके बाद फिर हमने क्या किया, DCR C कर दिया। और DCR के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, JNZ लूप लगा दे रहे हैं, मतलब कि जंप कहाँ पर होगा, इट विल जंप टू दिस पॉइंट। हम यहाँ पे डिस्प्ले भी लगा सकते हैं, अगर हम डिस्प्ले करना चाहें, डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट नहीं तो वी विल नॉट यूज डिस्प्ले। एंड व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन विल चेक, इट विल चेक कि रिजल्ट इज 0 और नॉट। तो आफ्टर डिक्रीमेंट अगर 0 हो जा रहा है रिजल्ट तो आगे मूव करिए, और इफ द रिजल्ट इज नॉट 0 देन मूव टू जंप टू दिस लोकेशन। तो FFH में हम -1 -1 -1 इस तरह से एक एक डिक्रीमेंट करते चले जाएंगे, और डिक्रीमेंट करने के बाद में जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये लूप काउंट करता रहेगा। एंड हम यहाँ से टाइम डिले कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम डिले लग रहा है। यहाँ से हम काउंट कर लेंगे कि काउंटर कितनी बार चलेगा, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि डिले कितना लगेगा। अब जैसे हम MVI C FFH की बात करें तो इट इज टेकिंग 70 स्टेट्स, तो 4 T स्टेट्स लगी ऑपकोड फेच में और 3 T स्टेट्स लगेंगी मेमोरी रीड, सॉरी पहला ऑपकोड फेच हो गया और दूसरा फिर डेटा रीड का हो गया, तो FFH हो गया। तो 4 + 3 टोटल 7 साइकिल्स होगी। यहाँ पर कोई भी मेमोरी रीड नहीं है, सिर्फ ऑपकोड फेच है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 4 साइकिल्स लगे। देन जितनी भी ये कंडीशनल और अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यहाँ पर आप जैसे ही कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस पे जाएंगे, चाहे जंप की हो चाहे कॉल की हो, इट विल टेक 10/7 T steps. Means if the condition is satisfied and it will jump to this loop, then 10 T states का टाइम लगेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है उस केस में it will not go to this point, move forward, and in that case it will take only 7 T steps. तो काउंटर हमने डिजाइन कर लिया, अब हम देख लेते हैं कितना टाइम डिले लग रहा है। ठीक, तो टाइम डिले कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि फर्स्ट वी नीड टू नो कि क्या फ्रीक्वेंसी है प्रोसेसर की। लाइक जैसे अब यहाँ पर हमें एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, फॉर एग्जांपल द फ्रीक्वेंसी इज 2 मेगाहर्ट्ज। इफ द फ्रीक्वेंसी इज 2 मेगाहर्ट्ज, क्लॉक पीरियड कितना होगा, t = 1/f। इट मीन्स कि 1/2 × 10⁻⁻⁶ एंड इट कम्स 0.5 माइक्रोसेकंड। एक क्लॉक साइकिल यानी एक t का टाइम 0.5 माइक्रोसेकंड। अब अगर हम MVI इंस्ट्रक्शन का कैलकुलेट करें कि व्हाट टाइम इट विल टेक टू एग्जीक्यूट, तो इसको 70 स्टेट्स का टाइम लग रहा है, एक टी स्टेट का टाइम 0.5, वी विल मल्टीप्लाई एंड इट विल कम 3.5 माइक्रोसेकंड। तो जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका हमें टाइम मिल गया। नाउ अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो लूप है, व्हाट टाइम दिस लूप विल टेक टू एग्जीक्यूट। तो लूप के लिए हम एक लूप का टाइम निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जैसे लूप चलेगा तो इट विल टेक 10 साइकिल, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, रिजल्ट 0 नहीं हो रहा है, तो इट विल जंप टू दिस लूप। तो 10 + 4 यानी कि 14 टी स्टेट्स का टाइम लगेगा एक बार लूप को काउंट करने में। अब हमें अगर कंप्लीट इस लूप का टाइम निकालना है कि ये लूप कितने टाइम तक एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि ये लूप कितनी बार काउंट करेगा, कितने टाइम से लूप चलेगा। तो FFH वैल्यू है और 1 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और जब तक ये 00H नहीं हो जाएगा तब तक ये रन करेगा। तो FFH को हम क्या करेंगे, इट इज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू, वी विल कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। तो सी 1 लूप के लिए तो हमने निकाल लिया 14 है, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, आपको कन्वर्जन आता है, इट विल कम 255 टू द बेस 10। इट मीन्स कि जो काउंटर है, दिस काउंटर विल रन 255 टाइम्स। अब हम लूप का कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम।
तो लूप का टाइम क्या हो जाएगा, 0.5 माइक्रो सेकेंड तो हो गया एक लूप का, उसके बाद सॉरी एक टी स्टेट का। फिर एक लूप का टाइम कितना हो जाएगा, हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 14 टी स्टेट्स एक लूप में लग रही हैं, और टोटल लूप्स कितने हैं 255, तो 255 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा 1785 माइक्रो सेकेंड एंड नियरली इक्वल्स टू 1.8 मिली सेकेंड। नाउ अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक चीज और देखनी पड़ेगी, बिकॉज जो लास्ट वाला लूप होगा जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा होगी एंड रिजल्ट 0 हो जाएगा, उस केस में सिर्फ 7 टी स्टेट्स का टाइम लगेगा। बट हमने क्या किया, हमने टोटल जितनी भी साइकिल्स थी 255 उनको क्या किया 4 + 10 के अकॉर्डिंग काउंट कर लिया, जबकि लास्ट साइकिल हमें क्या करनी चाहिए थी 4 + 7 के अकॉर्डिंग काउंट करनी चाहिए। इट मीन्स कि हमने 3 टी स्टेट्स यहाँ पर ज्यादा काउंट कर ली हैं जो 1.8 हमने कैलकुलेट किया। तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, जो लूप का काउंटर हमने टाइम निकाला है ये 1785 माइक्रो सेकेंड, इसमें हम 3 टी स्टेट्स का टाइम माइनस कर देंगे तो हमें एक्चुअल लूप का टाइम मिल जाएगा। तो वो आ जाएगा ये 3 टी स्टेट्स का टाइम कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.5, तो इट विल कम 1.5 माइक्रो सेकेंड, माइनस कर देंगे ये टाइम आ जाएगा। ठीक, अब दिस टाइम इज फॉर this time is taken to execute the complete loop। कंप्लीट लूप को रन करने में जो टाइम लगा वो हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, टोटल डिले कैलकुलेट करना है। अब टोटल डिले क्या होगा, टाइम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन आउटसाइड लूप प्लस टाइम टू एग्जीक्यूट लूप इंस्ट्रक्शन। तो ये टाइम तो लूप इंस्ट्रक्शन का हो गया, और आउटसाइड लूप का टाइम कितना था, आउटसाइड लूप का जो टाइम था वो था MVI इंस्ट्रक्शन का टाइम, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ MVI इंस्ट्रक्शन एक ऐसी थी जो लूप के बाहर थी, और MVI इंस्ट्रक्शन का टाइम कितना था 7 इंटू 0.5 बिकॉज MVI इज टेकिंग 70 स्टेट्स। तो 7 इंटू 0.5 करेंगे और प्लस लूप के टाइम में इसको ऐड कर लेंगे, इट विल कम 1787 माइक्रो सेकेंड, या इसको हम 1.8 मिली सेकेंड्स भी कह सकते हैं अगर हम राउंड ऑफ करेंगे। अब नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि हमने यहाँ पर TD निकाला है, मतलब टोटल टाइम डिले कितना आया है 1.8 मिली सेकेंड, एंड थोड़ा सा ऊपर आते हैं एंड हम देखते हैं कि हमने जो लूप का टाइम डिले निकाला था ये क्या था 1.8, ये भी आया था, और इसमें हमने -3 टी स्टेट बाद में किया, और इसमें हमने प्लस भी किया है 7 टी स्टेट MVI का, तब भी कितना आया ये 1.8 ही आया, बिकॉज कि जो टाइम है वो माइक्रो सेकेंड्स में है, तो इट विल नॉट इफेक्ट कि अगर लूप के बाहर 1 या 2 इंस्ट्रक्शंस ही हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल रिजल्ट। एंड इसी तरह जो हमने 3 टी स्टेट्स का टाइम माइनस किया है इट इज ऑल्सो नॉट अफेक्टिंग। आप देख सकते हैं कि पहले क्या था 1785 था, हमने 3 टी स्टेट्स का टाइम माइनस किया तो कितना आया 1783.5 माइक्रो सेकेंड। तो इस डेटा और इस डेटा में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ऑलवेज आप जब भी वहां पर अगर एग्जाम में देखेंगे तो रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये 3 टी स्टेट्स को कंसीडर नहीं भी करेंगे तो इट विल नॉट अफेक्ट योर रिजल्ट। तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि दिस इज नेग्लिजिबल, और आप 10 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट माइक्रो सेकेंड्स में ही दिया है और बहुत ही एक्यूरेट आंसर की बात की जा रही है, उस केस में आप फिर इसको यूज कर सकते हैं। आप ये भी माइनस करें, तरीका आपको पता है, बट अगर मिली सेकेंड्स में रिजल्ट गिवन है या अप्रोक्सीमेट रिजल्ट की बात की जा रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि अगर लूप के बाहर सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन या 2 इंस्ट्रक्शन है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ लूप का टाइम डिले भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लूप इज एग्जीक्यूटिंग लाइक 255 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, तो 255 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट हो रहा है और एक बार हमारी इंस्ट्रक्शन MVI एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्लास को रिज्वाइन करिए फिर
स्टार्ट करते हैं।